मूवी की शुरुआत में हम डॉन कार्डिगन नाम के आदमी को काफी सारे पैसे श्रेड करते हुए देखते हैं। आगे हम जैकी और उसके हस्बैंड बॉब को भी देखते हैं जो कि अपने ट्रक में सामान भरकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हम एक और लेडी को देखते हैं जो कि अपने पास मौजूद काफी सारे पैसों को लगातार आग में फेंकती जा रही थी। आगे हम डॉन कार्डिगन की पत्नी ब्रिजेट को देखते हैं जो कि बैग में कुछ कैश डालकर अपने घर के पीछे के रास्ते से निकल जाती है। ब्रिजेट के घर के बाहर ही हम पुलिस की एक कार को भी देखते हैं जो कि कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनते ही तुरंत ब्रिजेट के घर में जाने लगती है। और यहाँ से ये कहानी 3 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ से सारे झंझट की शुरुआत हुई थी। हम देखते हैं कि 3 साल पहले जब ब्रिजेट अपनी फ्रेंड मिंडी और उसके पति से मिली थी तब उनकी बातों से ब्रिजेट को पता लगता है कि उसका पति डॉन कार्डिगन जल्द ही उनके घर को बेचने वाला है। इस बात का पता लगने के बाद ब्रिजेट तुरंत अपने घर लौटकर डॉन से इस बारे में बात करती है। डॉन से बातें करने पर ब्रिजेट को समझ आता है कि वो पहले से ही काफी कर्जे में डूब चुका है। इसके अलावा डॉन की बढ़ती हुई उम्र के कारण उसे कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। ब्रिजेट डॉन से पूछती है कि अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देते तो हम अपने खर्चे कम कर सकते थे, लेकिन डॉन अपनी गलती मानने की बजाय उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। इसके बाद ब्रिजेट उसे समझाती है कि हम अभी भी कोई ना कोई काम करके अपने इस कर्जे को उतार सकते हैं, लेकिन काफी बार समझाने पर भी डॉन पर ब्रिजेट की बातों का कोई भी असर नहीं होता। तब ब्रिजेट खुद ही कोई जॉब ढूंढने के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद ब्रिजेट अलग अलग जगहों पर काफी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करती है, लेकिन जैसे कि ब्रिजेट पिछले काफी सालों से सिर्फ एक हाउसवाइफ रही थी, इसीलिए उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखते हुए उसे किसी भी जगह जॉब नहीं मिल पाती। ऐसे ही एक दिन ब्रिजेट जब अखबार में जॉब के एड्स देख रही थी तब उसके घर पर काम करने वाली लड़की अपने पैसे लेने के लिए उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम्हारा दिया हुआ चेक फिर से बाउंस हो गया है, मुझे अपने पैसे चाहिए। ब्रिजेट से बातें करने पर उस लड़की को समझ आता है कि अभी ब्रिजेट सचमुच में पैसे देने की हालात में नहीं है, इसीलिए वो लड़की ब्रिजेट को एक क्लीनिंग जॉब के बारे में बताती है। सीन यही कट होता है और आगे हम फेडरल रिजर्व बैंक का सीन देखते हैं। हमें समझ आता है कि आज ही ब्रिजेट ने इस बैंक में ज्वाइन किया है जहां पर उसे बैंक की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। एक रूम में जाने पर ब्रिजेट को अपने सामने काफी सारे मॉनिटर्स दिखाई देते हैं जिसके जरिए बैंक की सिक्योरिटी, पैसे के होने वाले लेन देन पर नजर रखी जाती है। इतना सारा पैसा देखकर ब्रिजेट काफी हैरान होती है और जब ब्रिजेट ध्यान से उन मॉनिटर्स को देख रही थी तभी उसका बॉस ग्लोवर उसके पास आता है। ग्लोवर उससे कहता है कि यहाँ हर कोई हर समय देखा जाता है, इसीलिए भूल कर भी कोई गलती करने की कोशिश मत करना। इसके बाद ब्रिजेट की मुलाकात नीना नाम की एक लेडी से होती है जो कि यहाँ पुराने हो चुके कैश को श्रेड करने का काम करती है। इतने सारे नोटों को अपनी आंखों के सामने फटता हुआ देखकर ब्रिजेट को काफी हैरानी होती है। पूरा दिन काम करके ब्रिजेट को काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। हम देखते हैं कि वो डॉन से बिना बात किए ही अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ब्रिजेट किसी काम से किचन में जाती है तब अचानक से वहां लगी टूंटी टूट जाती है। इसके बाद ब्रिजेट टूंटी के साथ साथ कुछ और सामान खरीदने के लिए पास की शॉपिंग मॉल में जाती है और इसी दौरान ब्रिजेट को यहाँ एक लॉक दिखाई देता है जो कि देखने में बिल्कुल बैंक में लगे हुए लॉक्स की जैसा था। उस लॉक को देखने के बाद ब्रिजेट बैंक से पुराने कैश को चुराने के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन ब्रिजेट फिर से अपने काम पर जाती है और उसे समझ आता है कि कैश बॉक्स पर लगे ताले की 3 चाबियां हैं। सबसे पहली चाबी उस कमरे में है जहां पुराने कैश को कलेक्ट किया जाता है। दूसरी चाबी एक एजेंट के पास है जो कि इंस्पेक्शन रूम में उस कैश को चेक करने के बाद उसे आगे भेजता है और इसी तरह से तीसरी और आखिरी चाबी उस कमरे में टंगी हुई है जिसमें नीना पुराने कैश को श्रेड करती है। ऐसे ही एक दिन जब ब्रिजेट कंप्यूटर स्क्रीन साफ कर रही थी तब उसकी नजर जैकी नाम की एक लेडी पर पड़ती है। इसके बाद ब्रिजेट बड़ी ही चालाकी से वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज में से अपने लिए कोई भरोसेमंद साथी ढूंढने की कोशिश करती है। हर रोज की ही तरह वहां से निकलते वक्त सभी एम्प्लॉयज के बैग चेक किए जाते हैं
और वहां से निकलने के बाद ब्रिजेट नीना से बात करती है। ब्रिजेट उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी उन पुराने नोटों में से थोड़े बहुत पैसे चुराने की कोशिश की है। ये सुनकर नीना उसे हैरान होकर देखने लगती है। वो कहती है कि कोई भी इतनी टाइट सिक्योरिटी में ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ब्रिजेट बार बार नीना से कैश चोरी करने के बारे में सवालात करने लगती है, तो नीना भी उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही नीना का बेटा उसे बताता है कि कोई औरत हमारे घर की तरफ झांक रही है, और जब नीना दरवाजा खोलकर देखती है तब उसे फिर से अपने सामने ब्रिजेट दिखाई देती है। नीना उससे पूछती है कि आखिर तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढती, तो ब्रिजेट कहती है कि तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो सकता। इसके अलावा ब्रिजेट नीना को वैसा ही ताला दिखाती है जैसा कि फेडरल बैंक के कैश लॉकर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिजेट उसे समझाती है कि बैंक अपने सभी लॉकर्स में इस कंपनी का ताला इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीना उसे यहाँ से जाने का कहकर वापस से अपने घर में चली जाती है। अगले दिन जब नीना बैंक में पहुंचकर अपनी प्राइवेट लॉकर को खोलती है तो उसे उसमें शहर के एक बड़े स्कूल के पैम्फलेट दिखाई देते हैं। दरअसल ये पैम्फलेट्स ब्रिजेट ने ही नीना के लॉकर में रखे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि नीना अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। उन पैम्फलेट्स को देखने के बाद नीना ब्रिजेट की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है, और लंच टाइम के दौरान नीना ब्रिजेट से बात करती है। नीना उससे कहती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर ब्रिजेट को समझ आ जाता है कि वो उसके साथ देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी इन्हें एक और साथी की जरूरत थी। वर्किंग टाइम खत्म होने के बाद अब ये दोनों जैकी से बातें करती हैं। आगे हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। जब ब्रिजेट जैकी को अपने प्लान के बारे में बताती है तब वो एक्साइटमेंट में ऊंची आवाज में बातें करने लगती है। तभी वहां काम करने वाला जूनियर नाम का आदमी जैकी को डांटते हुए उसे चुप करा देता है। हम देखते हैं कि जैकी ब्रिजेट का पूरा प्लान सुने बिना ही इस काम को करने के लिए मान जाती है। इसके बाद जैकी के कहने पर ही लोग अपने लिए एक सीक्रेट कोड बनाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जिस दिन भी हम लोग चोरी करने के लिए तैयार होंगे तब हम अपनी आईब्रो को छूकर एक दूसरे को इशारा देंगे। अगले दिन ब्रिजेट एक बड़ी सी बेल्ट में एक लॉक को छुपाकर अपने काम पर निकल जाती है। हम देखते हैं कि ब्रिजेट मेटल डिटेक्टर अलार्म बजने के बावजूद भी बड़ी ही चालाकी से बैंक के अंदर चली जाती है, और लंच टाइम के दौरान ही जब नीना और ब्रिजेट जैकी को इशारा करते हैं तो जैकी ये काम करने के लिए मना कर देती है। ये लोग जैकी को वॉशरूम में ले जाकर जब उससे पूछते हैं तो जैकी कहती है कि मुझे आज काफी खराब फीलिंग आ रही है। जैकी का ऐसा बचकाना व्यवहार देखकर ब्रिजेट उसे अपनी टीम से निकालने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन अगले दिन ही लंच टाइम के दौरान जब नीना जैकी को इशारा करती है तब जैकी उनका साथ देने के लिए मान जाती है। लंच करने के बाद ब्रिजेट सबसे पहले साफ सफाई करने के बहाने से इंस्पेक्शन रूम में जाती है। यहाँ वो बड़ी ही चालाकी से कैमरास से बचते हुए अपने पास मौजूद ताले को उस बॉक्स के ताले से बदल देती है जिसकी इंस्पेक्शन हो चुकी थी। इसके बाद वो हॉल से निकलते वक्त जैकी को भी उस बॉक्स का नंबर बता देती है जिसका लॉक उसने बदला था। इसके साथ ही वो असली लॉक को एक कागज में लपेटकर टॉयलेट के डस्टबिन में डाल देती है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही नीना टॉयलेट में जाकर कागज पर लिखा नंबर याद करने लगती है और बैंक के तालों को अपने कपड़ों में छिपाकर वापस से अपना काम करने लगती है। आगे हम जैकी को लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जैकी बड़ी ही चालाकी से बॉक्स पर लगा ताला खोलकर कुछ कैश पीछे रखे डस्टबिन में डाल देती है। हम समझ पाते हैं कि इनके पास डुप्लीकेट ताले की 2 चाबियां हैं, जिसमें से एक चाबी इस वक्त जैकी के पास है और दूसरी चाबी नीना के पास है। इसके बाद हर रोज की ही तरह ब्रिजेट उस डस्टबिन में से कचरा निकालने के बहाने उसमें रखा हुआ कैश उठा लेती है। हम देखते हैं कि नीना भी गार्ड और कैमरा से बचते हुए फिर से उस बॉक्स के ताले को बदल देती है। कुछ देर बाद ही ये तीनों वॉशरूम में इकट्ठे होते हैं और ये सभी अपने अपने कपड़ों के अंदर चुराए हुए कैश को छुपा लेते हैं। वर्किंग टाइम खत्म होने के बाद जब ये लोग बैंक से निकलने लगते हैं तभी नीना की नजर जैकी के कपड़ों से निकले हुए एक नोट पर पड़ती है। ये देखने के बाद नीना उनके सामान की चेकिंग करने वाले गार्ड के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ब्रिजेट जैकी को इशारों से निकला हुआ नोट दिखाने की कोशिश करने लगती है। तभी ग्लोवर कंट्रोल रूम से बाहर निकलकर जोर से ब्रिजेट का नाम पुकारता है और ग्लोवर को इस तरह से चिल्लाता देख जैकी फिर से अपने आप को रीचेक करती है। निकले हुए नोट को देखने के बाद जैकी घबरा कर अपने कपड़े ठीक करती है। दरअसल ग्लोवर यहाँ पर ब्रिजेट का
गिरा हुआ कार्ड उसे देने के लिए आया था। अपना अपना सामान चेक करवाने के बाद ये तीनों खुश होते हुए बैंक से बाहर निकलती है। ब्रिजेट के घर जाकर ये तीनों उस पैसे को बांट लेते हैं। इन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने बैंक से $80,000 से भी ज्यादा चुरा लिया है। इस बात का पता लगने के बाद ये तीनों फिर से बातें करते हुए हंसने लगती हैं। इनके हंसने की आवाज सुनकर ब्रिजेट का पति डॉन भी इन्हें देखने के लिए इनके रूम में आता है और डॉन के पूछने पर जब उसकी वाइफ इस पैसे के बारे में डॉन को बताती है तब वो काफी निराश होता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ कभी चोरनी भी हो सकती है। तो ब्रिजेट उसे समझाते हुए कहती है कि वैसे भी ये पैसा फटने वाला था, तो क्या हुआ अगर हमने उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया। जब फिर से ये पैसा बैंक के पास पहुंचेगा तब ये दोबारा श्रेड होने के लिए चले जाएंगे। ब्रिजेट उसे बताती है कि मैं तब तक ये काम जारी रखने वाली हूँ जब तक हम अपने सभी लोन्स नहीं चुका देते। ये सुनकर डॉन को काफी टेंशन होने लगती है। कुछ दिन बाद ही नीना अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए शहर के महंगे स्कूल में जाती है और ऐसे ही ब्रिजेट भी कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए अपने बैंक में जाती है। डॉन उसे समझाता है कि तुम 10,000 से नीचे का अमाउंट ही बैंक में डिपॉजिट करवाना, नहीं तो तुम्हारा नाम IRS तक पहुंच सकता है। इसी तरह से कुछ महीने बीतते हैं और ये तीनों मिलकर बैंक से काफी सारा पैसा चुरा लेती हैं। 6 महीने बाद ब्रिजेट फिर से अपना बेचा हुआ घर खरीद लेती है और एक शाम ये सभी डिनर करने के बहाने से इकट्ठे होते हैं और यहाँ हम इन तीनों के अलावा ब्रिजेट के पति डॉन और जैकी के पति बॉब को भी देखते हैं। ब्रिजेट अपने साथियों को बताती है कि वो अपना काम जारी रखना चाहती है, लेकिन उसका पति डॉन और नीना उसकी बातों से सहमत नहीं होते। वो दोनों नहीं चाहते कि इतना सारा पैसा इकट्ठा करके अब वो लोग किसी मुसीबत में पड़े और आखिरकार नीना उनके सामने एक कंडीशन रखती है। नीना कहती है कि अगर तुम सभी ये वादा करते हो कि तुम ये पैसा कोई भी महंगी चीज खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई भी IRS या पुलिस की नजरों में आए और ब्रिजेट के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उसका ये फैसला मान लेते हैं। नीना उन्हें कहती है कि कुछ और पैसा इकट्ठा करते ही हम लोग अपने रहने की जगह बदल लेंगे, तब तक हमें अपने पुराने लाइफस्टाइल को बनाए रखना होगा। लेकिन रेस्टोरेंट से लौटते वक्त ही ब्रिजेट नीना के मना करने के बावजूद भी अपने लिए एक महंगी रिंग खरीद लेती है। हम देखते हैं कि ब्रिजेट बैंक में काम करने के दौरान लोगों की नजरों से छिपने के लिए उस रिंग को ग्लव्स के नीचे पहन लेती है, लेकिन वो नीना से उसे नहीं छिपा पाती है। इतनी महंगी रिंग देखने के बाद नीना उस रिंग को निकालकर टॉयलेट में फ्लश कर देती है और वो ब्रिजेट को कल रात किए गए वादे के बारे में याद दिलाती है। ऐसे ही एक दिन जब ब्रिजेट टॉयलेट में आकर नीना को असली ताला पकड़ाती है तब उसकी गलती की वजह से डुप्लीकेट लॉक की चाबी वॉश बेसिन में चली जाती है। ये देखकर ये दोनों पैनिक करने लगती हैं। नीना उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से जाकर जैकी से दूसरी चाबी लानी होगी, तो ब्रिजेट उसे समझाती है कि मैं अपना रूटीन नहीं बदल सकती, फर्स्ट फ्लोर में पहले से ही साफ सफाई कर चुकी हूँ। हमें समझ आता है कि नीना और ब्रिजेट के पास जैकी का फोन नंबर भी नहीं था। नीना ये कहते हुए वॉशरूम से निकल जाती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, अब तुम ही इन सब चीजों को देखो। इसके बाद ब्रिजेट अपने पति डॉन को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी जैकी के पति के पास जाना होगा और दूसरी तरफ नीना धीरे धीरे अपना काम खत्म करने लगती है ताकि डुप्लीकेट ताले की चाबी उस तक पहुंचने में उसे और भी टाइम मिल सके। थोड़ी देर बाद डॉन उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहां बॉब काम करता है और बॉब के कॉल करने पर जैकी को पता लगता है कि नीना को दूसरी चाबी की जरूरत है। हम देखते हैं कि जैकी चाबी को अपनी चिंगम में छिपाकर बड़ी ही चालाकी से लिफ्ट में छिपा देती है और जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो ब्रिजेट लिफ्ट की सफाई करने के बहाने से उस चिंगम को वहां से उठाकर ले जाती है। अब तक नीना एक बॉक्स खाली कर चुकी थी और अब वो दूसरे बॉक्स का ताला खोलने का नाटक करने लगती है। वहां बैठा गार्ड बैरी जब देखता है कि नीना काफी देर से बॉक्स का ताला खोलने की कोशिश कर रही थी तब वो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन जैसे कि वो दूसरे ताले की चाबी थी इसलिए काफी बार ट्राई करने पर भी उससे भी वो लॉक नहीं खुलता। तभी ब्रिजेट उस रूम में आकर गार्ड को उसकी मदद करने के बहाने से बुलाती है और जैसे ही गार्ड का ध्यान वहां से हटता है ब्रिजेट नीना को डुप्लीकेट ताले की चाबी पकड़ा देती है, जिसके बाद नीना वो ताला खोल लेती है। जैसे ही बैरी को ताला खुलने की आवाज सुनाई देती है तभी उसकी नजर नीचे लटकी हुई चाबी पर पड़ती है। उसे लगता है कि नीना ने उस चाबी का इस्तेमाल किए बिना ही ताला खोल दिया। ये देखकर बैरी को नीना और ब्रिजेट पर शक होता है। वर्किंग टाइम खत्म होने के बाद बैरी नीना से मिलता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बैरी नीना से कहता है कि अपनी टीम को बता देना कि अब ये सब खत्म हो चुका है। ये कहकर बैरी वहां से निकल
जाता है। इसके बाद नीना के कहने पर ये तीनों फिर से जूनियर के रेस्टोरेंट में इकट्ठे होते हैं। ब्रिजेट नीना को समझाती है कि अगर उसे हमें अरेस्ट करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। तो नीना उन्हें बताती है कि मुझे लगता है कि शायद वो मुझे पसंद करता है। ये बात सुनकर ब्रिजेट बैरी को भी अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचने लगती है। ब्रिजेट नीना को कहती है कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। हालांकि नीना नहीं चाहती थी कि पैसों के लिए किसी आदमी के साथ वो ये सब करे, लेकिन ब्रिजेट के समझाने पर वो इस बात के लिए मान जाती है। उसी रात नीना तैयार होकर बैरी के घर पर पहुंच जाती है, जहां उसे पता लगता है कि बैरी यहाँ अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। यहाँ नीना उसे कुछ पैसों का लालच देने की कोशिश करती है। इसके साथ ही वो कहती है कि क्यों ना हम किसी दिन डेट पर चलना चाहिए, लेकिन बैरी उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है, जिसके बाद नीना भी वहां से निकल जाती है। अगले दिन बैरी जब वॉशरूम में जाता है तब ब्रिजेट भी उसके पीछे वहां पर चली जाती है। ब्रिजेट उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर तुमने इतने अच्छे ऑफर को क्यों ठुकराया। सीन यही कट होता है और इसके बाद ब्रिजेट, नीना और जैकी वॉशरूम में इकट्ठे होते हैं। यहाँ ब्रिजेट बताती है कि बैरी हमारी टीम में शामिल होने के लिए मान चुका है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो नीना के साथ डेट पर जाकर वो इसे डील का पार्ट बनाए। ये सुनकर नीना मुस्कुराने लगती है, जैसे कि उन तीनों के अलावा बैरी भी अब उनका एक पार्टनर बन चुका है। इसीलिए ब्रिजेट उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और चुराए हुए पैसों में से उसे भी उसका हिस्सा दे देती है। और जब बैरी यहाँ से निकलने लगता है तो नीना उसे डेट वाली बात के लिए सॉरी कहती है। यहाँ बैरी उससे कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें उस तरह से नहीं पाना चाहता था। ये कहते हुए बैरी नीना को किस करने लगती है। अगले दिन डॉन के कहने पर ये सभी लोग जूनियर के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ डॉन बताता है कि अगर हमें अपने पैसों को स्पेंड करना है तो हम सभी को कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा ताकि लोग उन पर शक न करें। डॉन कहता है कि जैसे कि नीना बता सकती है कि उसका कोई अमीर बॉयफ्रेंड उसके लिए गिफ्ट भेजता है, इसी तरह से वो बैरी को बताता है कि तुम्हें लोगों को बातों ही बातों में बताना होगा कि तुम्हें अपनी मॉम के किसी इंश्योरेंस से काफी सारा क्लेम मिला है। बॉब कहता है कि मैं अपना ट्रेडिंग का काम शुरू करने वाला हूँ और डॉन ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी कंसल्टेंट ऑफिस खोलूंगा। हम देखते हैं कि इसके बाद से लोग पैसे चुराने का काम को जारी रखते हुए काफी सारा पैसा खर्चना भी शुरू कर देते हैं। कुछ महीने बाद जब ब्रिजेट अपने घर पर एक पार्टी रखती है तब उसे अपनी पार्टी में एक अनजान आदमी दिखाई देता है। ब्रिजेट को उस आदमी पर शक होता है क्योंकि उसने पहले कभी भी इस आदमी को नहीं देखा था। अगले दिन ब्रिजेट बैंक में भी उस आदमी को देखती है। आगे हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है मैंडलब्रॉट। दरअसल मैंडलब्रॉट बैंक के एग्जामिनर डिपार्टमेंट में काम करता है, जो कि यहाँ के बैंक सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए आया था। मैंडलब्रॉट ग्लोवर को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बैंक से कैश चोरी हो रहा है, लेकिन ग्लोवर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे अपने स्टाफ और सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है। जैसे कि मैंडलब्रॉट के पास कैश चोरी होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ग्लोवर उसे डांटते हुए अपने ऑफिस से निकाल देता है। अब तक ब्रिजेट और उसकी टीम को भी मैंडलब्रॉट की असलियत का पता लग चुका था। बैंक से निकलने के बाद ब्रिजेट अपने साथियों को बताती है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस होता तो अब तक हम सभी जेल में होते। इसी दौरान बातों ही बातों में बॉब उन्हें बताता है कि मैंने अनजाने में $10,000 से ज्यादा अमाउंट एक साथ ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए हैं। ये सुनकर डॉन और ब्रिजेट काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि डॉन अच्छे से जानता था कि IRS डिपार्टमेंट के लोग अब कभी भी उनके घर पर रेड कर सकते हैं और अगर उनमें से किसी के घर पर भी उन्हें कैश मिला तो वो सभी हमेशा के लिए जेल जा सकते हैं। इस बात का अंदाजा होने के बाद बैरी उन्हें बताता है कि हमें आज रात ही सारा कैश को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन ब्रिजेट उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। यहाँ से ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम बॉब और जैकी को अपने घर को जलाकर एक ट्रक में भागते हुए देखते हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस उन्हें घेर लेती है। इसी तरह से डॉन, बैरी और नीना जब अपने घर पर चुराए हुए पैसों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब पुलिस उन्हें भी पकड़ लेती है, लेकिन ब्रिजेट पुलिस की नजरों से बचते हुए अपनी गाड़ी में कहीं निकल जाती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। यहाँ हम मैंडलब्रॉट को ब्रिजेट की गाड़ी का पीछा करते हुए देखते हैं। दरअसल मैंडलब्रॉट के कहने पर ही पुलिस ने इन सभी के घर पर रेड की थी। हम देखते हैं कि मैंडलब्रॉट ब्रिजेट को फॉलो करते हुए एक होटल तक पहुंचता है और अगली सुबह जब ब्रिजेट चाय पी रही थी तब मैंडलब्रॉट उसके पास आकर उससे बैंक में की जाने वाली चोरी के बारे में पूछने लगता है। तो ब्रिजेट उसे बताती है कि तुम सिर्फ एक बैंक एग्जामिनर हो, तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, और ये कहते हुए ब्रिजेट वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस को ब्रिजेट के साथियों से पूछताछ करते हुए देखते हैं।
थोड़ी देर बाद ही ब्रिजेट एक लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन में आती है। यहाँ ब्राइस बताता है कि मैं ब्रिजेट और उसके साथियों का लॉयर हूँ। कुछ देर बाद ग्लोवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे बैंक से कोई भी पैसा नहीं चुराया गया। इसके साथ ही IRS डिपार्टमेंट के पास भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो लोग इस बात को प्रूव कर सकें कि जो पैसा बॉब ने ट्रेडिंग में लगाया था वो इल्लीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है। फाइनली ब्रिजेट का लॉयर उन्हें बताता है कि तुम लोगों पर लगा चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन जितना भी पैसा IRS की नज़र में आया है उस पर तुम सबको टैक्स पे ना करने की वजह से कुछ फाइन्स और पेनल्टीज भरनी होंगी। ये सुनकर ये सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये तीनों कपल्स उस बिल्डिंग से निकलकर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। सीन यही कट होता है और इसके बाद हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ब्रिजेट नीना और जैकी को मिलने के लिए जूनियर के रेस्टोरेंट में बुलाती है। हम समझ पाते हैं कि इन सभी को फेडरल बैंक से निकाल दिया गया था। नीना ब्रिजेट को बताती है कि अपने खर्चे निकालने के लिए बैरी और मैं जॉब करते हैं। इसी तरह से जैकी बताती है कि मैं एक होटल में वेट्रेस का काम करती हूँ और बॉब भी अब अपनी पुरानी जॉब पर जाने लगा है। उनसे कुछ देर बाद बातें करने के बाद ब्रिजेट उन दोनों को रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में ले जाती है, जहां ब्रिजेट ने काफी सारा पैसा छुपा कर रखा था। वो बताती है कि मैंने शुरू से ही कुछ पैसा जूनियर के पास डिपॉजिट करना शुरू कर दिया था, जो कि अब ये लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है।